बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज की इस क्लास में हम दी पोइट्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने वो पूरा वजाहत कर चुके हैं कि कैसा जो है विक्टोरियन एज जो है ये रोमांटिक एज का कंटिन्यूएशन है, और साथ साथ जो है हमने इस बात की भी वजाहत कर चुके हैं कि न्यू क्लासिकल राइटर्स का सिमिलरिटीज़ कैसे विक्टोरियन राइटर्स के साथ है, और एज ए होल मतलब हमने विक्टोरियन राइटर के टेम्पर को भी वो हम समझ चुके हैं। आज इस क्लास में हम बात करते हैं द पोइट्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन एरा। अच्छा बेटा, याद रखिएगा, जब हम अर्ली विक्टोरियन एरा के पोइट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में दो नेम्स बड़ा तेज़ी से आते हैं। नंबर वन हमारे पास है टेनिसन, मतलब लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। दूसरा हमारे पास है ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। और हमारे पास एक तीसरा राइटर भी हैं, मैथ्यू आर्नल्ड। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड एज अ पोइट जो है उसका करियर थोड़ा कम है। अच्छा बेटा, एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। बेटा, आपको इस बात का इल्म है कि हमारे पास रोमांटिक पोइट्री जो है वो 1798 से ऑफिशियली शुरू होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। तकरीबन 1820 तक ये जाती है, और 1820 से लेके फिर हमारे पास 1832 तक हमारे पास कोई ख़ास पोइट्री नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पोइट्री जो है फिर विक्टोरियन एरा का 1832 से शुरू होते, क्योंकि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने कलेक्शन ऑफ पोम्स जो है उसने पब्लिश की पोम्स के नाम से। अब हमारे पास ये जो एरा रहता है 1820 से लेके 1832 तक, ये जो एरा है बेटा, इसके बारे में आप थोड़ा सा जहन में ये बात क्लियर कर ले, क्योंकि आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ राइटर्स आ गई 1820 के बाद। ग्रुप ऑफ राइटर्स आ गए, इसको वो जाना जाता है होस्ट ऑफ राइटर्स। और ये होस्ट ऑफ राइटर्स मतलब ये है कि उसी वक्त के उसी जगह के कुछ राइटर्स थे, और ये ऐसे राइटर थे कि उनके पास मॉडरेट टैलेंट था, मतलब इतना हाई फाई टैलेंट उसके पास वो नहीं था। इस ग्रुप का राइटर्स हमारे पास, पहले राइटर हमारे पास जॉन क्लेयर है, CLARE। अब जॉन क्लेयर हमारे पास कौन था? ये इंग्लिश पोइट है, और आपन जो है ये रोमांटिक मोमेंट के साथ एसोसिएटेड है। अगर उसके काम के बारे में हम बात कर ले तो उसका बड़ा ज़बरदस्त फेमस वर्क है पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ इन सेंचुरी। ये उसका एक मशहूर जो है पोम है। दूसरा हमारे पास उसका जो मशहूर वर्क है उसका शेफर्ड कैलेंडर, द शेफर्ड्स कैलेंडर। हिज लिटरी करियर की अगर हम बात कर ले तो 1810 से ही शुरू होता है, फिर जब उसका डेथ 1864 में होता है, फिर ये ख़त्म होते हैं। इसका दूसरा मेंबर, होस्ट ऑफ राइटर्स का दूसरा मेंबर जो हमारे पास है वो है थॉमस लव पीकॉक। ये हमारे पास रोमांटिक एज का राइटर है, और वो ज़्यादातर अपने वो सेटरिकल नावल के ऊपर वो जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर उसकी वो बेस्ट नोन वर्क के बारे में हम पता चले तो नाइटमेयर एवी उसके एक बहुत ज़बरदस्त बेस्ट नोन वर्क है। नेक्स्ट हमारे पास है वाल्टर सेवेज लैंडर। हमारे पास उसका एक थर्ड मेंबर है, वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड पोइट एसोसिएटेड विद बोथ रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड। मतलब ये जो हमारे पास सेवेज लैंडर जो हमारे पास के, ये दोनों विक्टोरियन एंड रोमांटिक्स के साथ एसोसिएटेड है। हिज बेस्ट नोन, अच्छा, वो ज़्यादातर अपना वो लिरिकल पोइट्री की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और उसने लिरिकल पोइट्री सिर्फ नहीं प्रोड्यूस की, साथ साथ उसने वो प्रोज भी प्रोड्यूस की, एंड ड्रामेटिक वर्क भी उसका वहाँ मौजूद है। अगर उसका नोटेबल वर्क के बारे में हम बात कर ले तो उसका बड़ा ज़बरदस्त नोटेबल वर्क है इमेजिनरी कन्वर्सेशन है, इमेजिनरी कन्वर्सेशन। एंड दूसरा हमारे पास है उसका मशहूर वर्क जाबिर है। और उसका लिटरी करियर के ऊपर अगर हम बात कर ले तो उसका लिटरी करियर हमारे पास लेट 18th सेंचुरी से शुरू होता है, और फिर उसका डेथ जब होता है 1854 में। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये मैंने बता दिया कि 1820 से लेके 1832 तक ये हमारे पास जो 12 साल का एरा रहा है, ये आप जहन में याद रखिएगा। वहाँ पर उसी वक्त के माइनर पोइट्स जिसमें हमारे पास थॉमस लव पीकॉक है, और दूसरा हमारे पास कौन है, जॉन क्लेयर है, और हमारे पास थर्ड जो है वो सेवेज लैंडर है। अब अगर हम ऑफिशियली बात कर ले बेटा नेक्स्ट, तो हमारे पास विक्टोरियन एरा का शुरू होता है जब टेनिसन ने हमारे पास कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश की 1832 में। ठीक है बेटा। अब बेटा
अगर हम बात कर ले ऑन द अर्ली पोइट्री ऑफ टेनिसन एंड ब्राउने, सो ये हमारे पास दोनों राइटर जो हैं ये रोमांटिसिज्म के वो इन्फ्लुएंस के अंदर आए थे, टेनिसन एंड ब्राउने दोनों। अच्छा, अगर हम टेनिसन की बात कर ले तो टेनिसन के ऊपर जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था तो वो बायरन एंड कीट्स का हुआ था, जबकि ब्राउनिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस शेले का हुआ था। और ये पॉइंट हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि कोई आपसे पूछ ले कि कैसा जो है विक्टोरियन एरा इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक एरा, सो दिस इज़ द लॉजिक, क्योंकि अब विक्टोरियन राइटर के ऊपर भी रोमांटिक्स का इन्फ्लुएंस रहा है। अच्छा, बट अगर हम उसके वो रोमांटिसिज्म के ऊपर बात कर ले तो रोमांटिसिज्म क्या था बेटा, आपको याद है ना, वो अगेंस्ट गए थे न्यू क्लासिकल्स के जो कन्वेंशनल थाट्स थे, जो रवायती थाट्स उसके पास होते थे न्यू क्लासिकल के, वो उनके खिलाफ जाते थे। अब यहाँ पर वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर मलिक, वो कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो रोमांटिसिज्म है विक्टोरियन एरा के अंदर, जो हमारे पास रोमांटिक इन्फ्लुएंस जब जारी रही हैं तो वो इस तरह के रोमांटिसिज्म नहीं है जैसे कि हमारे पास रोमांटिक एरा के अंदर था। तो ये बात ठीक है। अब ये कैसा, अब देखिए हमारे पास हैं टेनिसन एंड ब्राउनिंग, हमारे पास है, उनके ऊपर रोमांटिक्स का इन्फ्लुएंस है, लेकिन ऐसे रोमांटिक्स वो नहीं है जिस तरह वो कन्वेंशनल थाट्स जो न्यू क्लासिकल के वो अगेंस्ट हुए थे, ऐसे वो नहीं है। क्यों वो नहीं है? क्योंकि अब उनके ऊपर जो है इट्सेल्फ एक दूसरा, उसके ऊपर एक एवोल्यूशनरी कन्वेंशनल थाट्स से हट के अब उसके ऊपर एक एवोल्यूशनरी थाट्स आता है। और वो एवोल्यूशनरी थाट्स कौन सा है? अगर आपको पता है कि चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी 1851 में, तो उसकी वजह से वो ऐसे रोमांटिक्स नहीं हुए जैसे ही एक्चुअली हमारे पास रोमांटिक एरा के दरमियान जो राइटर्स थे और उसका जैसे सोच था वो इस तरह के सोच इसलिए नहीं रखते कि इस दौरान उसके वक्त में इट्सेल्फ एक मसला क्रिएट हुआ था। कौन सा मसला? वो हमारे पास रिवोल्यूशनरी थे, शेले, कीट्स एंड बायरन, जबकि अब हमारे पास जो टेनिसन एंड ब्राउनिंग हमारे पास जो है ये वक्त अब एवोल्यूशनरी थाट्स थे, मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ गई। और ये कैसा? क्योंकि उस टाइम डार्विन ने क्या थी, उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। अब देखिए बेटा, हमारे पास अगर उस सारे राइटर्स का वो देख ले, सो ये सारे राइटर्स जो है वो पास्ट एजेस के ऊपर जो है वो सोच करते थे। एंड अब यहाँ पर जो स्पेल चलता है, जो चीज़ चलता है, ये साइंस एंड रिलीजन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट में थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों जो है ये राइटर जो है वो और राइटर्स की तरह वो नहीं थे जो हमारे पास रोमांटिक्स थे, क्योंकि उस वक्त जो है ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? रिलीजन एंड साइंस का कॉन्फ्लिक्ट। अब क्रिश्चियन का यही बिलीव था कि मैन इज़ वॉइस ऑफ गॉड, जबकि चार्ल्स डार्विन ने बताया कि मैन इज़ नॉट द वॉइस ऑफ गॉड, मैन इज़ एक्चुअली द रिफाइन शेप ऑफ मंकी। तो ये कन्फ्लिक्ट ज़रा चलता रहा। ठीक है बेटा, तो ये इटसेल्फ जो है वो एवोल्यूशनरी हो गए, रेवोल्यूशनरी नहीं हो गए, एवोल्यूशनरी कंसेप्ट उसके ऊपर आ गया। तो इसलिए वो ज़रा न्यू तरह के रोमांटिसिज्म देगा था। ठीक है बेटा। अच्छा, आपको समझ आ गया ना कि क्यों वो रेवोल्यूशनरी नहीं थे? रेवोल्यूशनरी वो इसलिए नहीं थे कि वो एवोल्यूशनरी थे। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर हम एज ए होल इसके अंदर बात कर ले तो हमारे पास जो हमारे पास अर्ली विक्टोरियन एरा है तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ा प्रोग्रेस करता था, वो फेथ इन द रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस वाज दस द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ इन द रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस। और दूसरा जब हमारे पास लेटर विक्टोरियन एज जो है हमारे पास, तो वो डाउट्स और जो क्वेश्चनिंग्स के ऊपर जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसका यही था। अब बेटा हम बात करते हैं हमारे पास जो मेन राइटर्स है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। तो बेटा लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन हमारे पास, ये डेट बहुत ज़्यादा लाजमी है, ये हमारे पास 1809 में पैदा हुआ एंड 1892 में उसका डेथ हुआ। अच्छा, अगर उसके बारे में हम बात कर ले तो बेटा ये मेन रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ विक्टोरियन एज के। अच्छा बेटा, अगर उसकी पोइट्री की हम बात कर ले तो ये एक रिकॉर्ड है इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लाइफ का।
अपने वक्त के इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लाइफ का ये एक मिसाल है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द डिस्कवरीज मेड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विच बिलीव दैट द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस and the survival of the fittest especially offset and shock the foundation of a religious faith। अच्छा बेटा याद रखिएगा, वो बड़ा डीपली जो है लॉर्ड आर्थर टेनिसन जो है, जब उसने डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1851 के अंदर दी, तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट उसके ऊपर हुआ था, क्योंकि इसको समझा जाता है कि ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड फ़िलासफ़ी। उसी वक्त का साइंस एंड फ़िलासफ़ी का एक स्टूडेंट हुआ करता था और उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था। किस चीज़ का? इस चीज़ का जो उसने वो डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, डार्विन वो टेनिसन के ऊपर। अच्छा, देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट between religion and faith, and the two voices of the Victorians were frequently heard in Tennyson's work in the Memoriam। अच्छा बेटा याद रखिएगा, अब उसके ऊपर कैसा डार्विन थ्योरी का बहुत बड़ा असर हुआ था। उस वक्त उसने एक पोम लिखा था इन द मेमोरियम। अगर आप इन द मेमोरियम के ऊपर आप देख ले तो वहाँ पर आपको बिल्कुल यानी फेथ इन डाउट्स के अंदर जो कन्फ्लिक्ट के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था वो आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर मैं आपको ज़रा समझा रहा हूँ। उस वक्त एक कन्फ्लिक्ट आया था, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी और साथ साथ तो रिलीजन तो चलता रहा। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं कि मैन इज़ नॉट द वॉइस ऑफ गॉड, एक्चुअली मैन इज़ द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी। जबकि फेथ आपको कहता है, क्रिश्चियनिटी आपको कहते हैं, रिलीजन आपको कहते हैं कि मैन इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ गॉड, मैन इज़ एक्चुअली द वॉइस ऑफ गॉड। तो उसने एक वर्क लिखी इन द मेमोरियम। यहाँ पर उसने पूरा जो है वो आपको अंदाज़ा वो हो जाएगा जब इस वर्क को आप पढ़ ले कि कैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ था। अब बेटे याद रखिएगा, अगर हम टेनिसन्स की पोइट्री की बात कर ले तो ये अपने वक्त का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री थी। अच्छा याद रखिएगा, उस वक्त पूरा इंग्लैंड जो है वो कंप्रोमाइज़ से पास होता जा रहा था। कैसे कंप्रोमाइज़ है? वो रिलीजन एंड फेथ के ऊपर, दोनों के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करते थे, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा। वो रिलीजन को कहते हैं कि यू आर राइट एंड साइंस को कहते हैं कि यू आर राइट। ठीक है बेटा। और पूरा इंग्लैंड जो है उस वक्त तो रेस्टलेस सिचुएशन के अंदर था, अनसर्टेनिटी वाज देयर था। अगर बेटा अगर आपको मैं उसके वर्क का एक एग्ज़ाम्पल दूँ, उसका एक वर्क है लॉक्सले हॉल। लॉक्सले हॉल उसने 1842 के अंदर पब्लिश किया था। और जब इस वर्क के ऊपर आप इस वर्क को आप पढ़ ले तो आपको पता चलेगा कि कैसा जो है उस वक्त इंग्लैंड के अंदर जो है अनसर्टिनिटीज़ बहुत ज़्यादा उरूज पे था। नेक्स्ट उसका वर्क है, टेनिसन ने द फ्रेंसिस लिखा। यहाँ पर उसने वो प्रॉब्लम ऑफ द डे को उठाया। उस वक्त प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या थी? वो ये थे कि हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड देयर प्लेस एट द फास्ट चेंजिंग कंडीशन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। उसने वेमेन के ऊपर यानी उस वक्त एक चल रहा था कि वुमेन को हाईली एजुकेट करे और उसको जो है वो सोसाइटी के चेंज होने में या सोसाइटी के तगय्युर में उसको हिस्सा दे। उसने एक और वर्क लिखा था जिसका नाम था माउड, MAUD, जिधर जो है उसने वो एक एक्सप्रेशन जाहिर की क्रीमियन वार के ऊपर। अब क्रीमियन वार बेटा ये कब हुआ था? ये ऐसा वार था जब अक्टूबर 1853 में शुरू हुआ था, इन फरवरी 1856 में ये ख़त्म हुआ। ये मेनली जो है वो क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर वो रशियन एंड ब्रिटिश एंड फ्रेंच के दरमियान था। और ये वार जो था ये द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ग्रेट पावर इन द मिडिल ईस्ट वाज मोर डायरेक्टली कॉज्ड बाय द रशियन डिमांड टू एक्सरसाइज द प्रोटेक्शंस ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट ऑफ ओस्मान सुल्तान। मतलब ओस्मान का जो सुल्तान हुआ करता था वो कहते हैं कि जो कुछ वो कहते हैं वो हम सब इसको वो फॉलो करेंगे। ठीक है, वो इस चीज़ के ऊपर जो है ये वार हुआ था जिसका नाम था क्रीमियन वॉर। तो उसने माउड MAUD माउड एक पोम लिखा था जो क्रीमियन वॉर के ऊपर था। दस ऑल हिज पोएम रिप्रेजेंटेड डाउट, मिसगिविंग एंड होपलेस। अगर उसके पूरे जब पोम्स को आप देख ले तो यहाँ पर आपको डाउट नज़र आता है, मिसगिविंग नज़र आता है एंड होपलेसनेस नज़र आता है। बेटे क्यों? बेटे याद रखिएगा, वी कैन नॉट डिटेच
राइटर्स फ्रॉम द लिटरेचर। क्यों हम राइटर को लिटरेचर से नहीं डिस्कस करते हैं? व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड वट एवर प्रोड्यूस the writer produces, that is literature and that is the reflection of society, what is there in society। अच्छा बेटा याद रखिएगा, अगर हम टेनिसन के रियल ग्रेटनेस के ऊपर वो हम बात कर ले तो ये एक आर्टिस्ट था। अब बेटा क्रिटिक्स का कहना है कि मिल्टन के बाद अगर उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर आप बात कर ले और उसके वो एकम्प्लिश पोइटिक आर्टिस्ट के ऊपर वो बात कर ले तो वो बड़ा एकम्प्लिश पोइटिक आर्टिस्ट था मिल्टन के बाद। और बेटा अगर उसके हम वो स्टाइल के ऊपर बात कर ले तो उसके ऐसे स्टाइल, ऐसे यूनिफॉर्म मिस्ट्रीज़ अपने स्टाइल के अंदर लाया था जो शेक्सपियर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब बेटा इससे बढ़ के अगर हम बहुत ज़्यादा लाजमी बात कर ले तो बेटा जब टेनिसन जो है वो जब ज़िंदा था तो वो बड़ा ग्रेटेस्ट पोइट अपने वक्त का समझा जाता था, लेकिन उसके मरने के बाद क्रिटिक्स ने वो उसके अगेंस्ट चले और उसको बड़ा लोअर पोजीशन दी गई। लेकिन मौजूदा वक्त में वो उसके टेनिसन्स के पोइट्री से ही ज़ाहिर होता है उसने अपना जो खोया हुआ पोजीशन है वो उसको दोबारा बहाल की और मौजूदा वक्त में टेनिसन्स को बहुत बड़ा इंग्लैंड का पोइट जो है वो समझा जाता है और ख़ास तौर पे उसके आर्टिस्टिक जो परफेक्शन है उसके ऊपर जो है वो उसके ख़ास मकान हासिल है। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर और जो हमारे पास मैथ्यू आर्नल्ड हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ तक बेटा आप लोग का कोई सवाल हो आप मुझे पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आप लोग का फ़ायदा होगा। बेटा याद रखिएगा ये वक्त आया है कि इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो बेटा एक मामूली सा टेस्ट पास करना या इंटरव्यू पास करना ये मुश्किल नहीं है। बेटा एक और आपके लिए ज़रूरी ऐलान, फिर मैं इजाज़त लूँगा। बेटा इस पूरे हिस्ट्री का नोट्स और साथ साथ MCQs नोट्स हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में मौजूद है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो बेटा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। बेटा इंशाल्लाह वी आर हेयर टू हेल्प यू। सो बेटा थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।